महासंग्राम 24 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। हेडलाइंस के बाद अब आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ती जा रही है। जहां तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को मात देने के लिए एकजुट हो रही हैं, वहीं बीजेपी विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसे लेकर बीजेपी ने रविवार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ समन्वय बैठक की। बैठक का मकसद यूटी में आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करना रहा। बैठक की अध्यक्षता आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल ने की। जम्मू कश्मीर में संघ परिवार के सभी उप संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। जम्मू में इस बैठक के बाद सियासी गलियारों में चुनाव की गहमागहमी, चुनाव की आहट तेज हो गई है। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि इस बैठक के बाद से वहां पर चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है। किस तरह की अभी आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस वहां नजर आ रहा है? देखिए, जो मीटिंग थी आरएसएस के जो तीसरे नंबर के हायरार्की में माने जाते हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल, तो उनकी अध्यक्षता में जो 5 घंटे मीटिंग चली आरएसएस मुख्यालय में, और उसमें जो भी जितने भी संघ परिवार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तकरीबन 43 ऑर्गेनाइजेशंस उनके अंदर काम करती है, जो आरएसएस की डिफरेंट इकाइयां हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग हुई। उसमें बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना, अशोक कौल, इसी के साथ ही जितने भी यहाँ के टॉप और लीडर्स हैं बीजेपी के, उनकी शमूलियत हुई उसमें। और जितने भी बाकी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट विंग है, महिला मोर्चा है, जितने भी आरएसएस के एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं संघ परिवार की, उनके भी मीटिंग उसमें हुई। 3 चीजों पर इसमें मंथन हुआ। सबसे पहले ये फैसला किया गया कि मोहन भागवत जो चीफ हैं आरएसएस के, वो अक्टूबर महीने में यहाँ पे आएंगे। 2 दिन का उनका दौरा रहेगा। जम्मू में वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और खासकर जम्मू कश्मीर की जितने भी यूटी के स्वयंसेवक हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और उनके साथ वो इंटरेक्शन करेंगे। 2 दिन वो यहाँ पे जम्मू में गुजारेंगे। दूसरा जो फैसला हुआ कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। डिफरेंट विंग्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस की, उनका समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, मजबूत रिश्ता एक दूसरे के साथ वो होना चाहिए। देखिए, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसको इंस्ट्रक्शन ये मिला है कि वो आगामी चुनाव जितने भी होने वाले हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल पोल्स हैं, पंचायत पोल्स, और अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस, और उसके बाद हो सकता है पंचायत पोल्स, असेंबली पोल्स भी हों, तो उसके लिए वो कमर कस ले। उसके लिए जो एजेंडा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बना ले। क्या क्या इश्यूज हैं जिस पर काम करना है, खासकर जो पिछले 9 साल के दौरान जो काम हुए हैं मोदी सरकार के, उनको जमीनी सतह पर किस तरह से ले जाना है। उसमें आरएसएस की जो बाकी विंग्स हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो वर्कर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से बीजेपी को मदद देंगे बूथ स्तर पर, उनको मजबूती देने के लिए और उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर, उसमें ये कोऑर्डिनेशन पे जोर दिया गया, फोकस उस पर दिया गया। दूसरा जो था कि आरएसएस अपना विस्तार करना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि जो उनका विस्तार हर जगह पे हो, फार फ्लंग एरियाज में जहां जहां अभी तक वो कमजोर है, वहां पे उनकी शाखाएं लगे, लोग उनके साथ जुड़े, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी के साथ, उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स के साथ वो अफिलेट हो, उनके साथ कनेक्टेड हो। तीसरा जो मेन था कि महिलाओं की भागीदारी पे आरएसएस के जो लीडरशिप है उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं आरएसएस के साथ इतना ज्यादा जुड़ी नहीं है, वो क्या रीजन हैं उस पर उन्होंने फीडबैक लिया, उनसे जानने की कोशिश की और ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब आरएसएस चीफ यहाँ पे आएंगे अक्टूबर महीने
में उससे पहले यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव महिलाओं की चलाई जाए, जहाँ खासकर शहरी के साथ साथ जो फार फ्लंग एरियाज में, रूरल एरियाज में जो औरतें हैं उनको, महिलाओं को आरएसएस की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें शामिल किया जाए, उनको समझाए और उनके लिए विशेष वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया जाए। उनको जो आरएसएस है अपनी तरफ से स्वयंसेवक जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से ये सुनिश्चित किया जाए कि जो जम्मू कश्मीर यूटी के हर एक वर्ग को लाभ मिले, उनको उनकी तरफ से बेनिफिट्स मिले और उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, उनको जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको मिलनी चाहिए। तो आरएसएस ये जो लीडरशिप है, जो डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आपसी एक रिश्ता है, कोऑर्डिनेशन है, उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है क्योंकि चैलेंजेस आगे बहुत हैं और जम्मू कश्मीर पर क्योंकि पार्टी आरएसएस का फोकस पहले से रहा है और धारा 370 हटने के बाद उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लोगों तक वो पैगाम पहुंचाने के लिए कि हाँ ये काम हुए हैं और जो नेग्लेक्टेड लॉट थे, चाहे रिफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और जो बाकी लोग हैं और इसी के बीच जो अभी एक बिल भी आ रही है जो वाल्मीकि समाज और शेड्यूल ट्राइब जो पहाड़ी लोगों को ट्राइब एसटी का दर्जा देने की, तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि उस लोगों तक ये पहुंचाया जाए, लोगों को इस चीज की मालूमात होनी चाहिए कि धारा 370 हटने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उन लोगों को ये समझाने की, उनको रीच आउट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक रीच आउट प्रोग्राम होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जिसमें आरएसएस की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को जानकारी दी। तो इसकी रिएक्शन आई है, बीजेपी इसको स्वागत कर रही है। बीजेपी की लीडरशिप मानती है कि आरएसएस के जो प्रमुख नेता है, क्योंकि वो उनके मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं, तो इस मीटिंग का भी बड़ा फायदा हुआ है। सभी ने ये माना है कि हम एक होके जो आगे के चैलेंजेस हैं, आगे की जो मुश्किलात हैं, आगे की जो पॉलिटिकल चैलेंज है, उनको हम एकजुट होके उसका मुकाबला करेंगे। और खासकर बीजेपी सियासी एक पार्टी है, सियासी एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस की, तो ये भी अपना चाहेगी कि आगे के चुनौतियों में वो कामयाब हो। तो उसके लिए जो आरएसएस की बाकी विंग्स हैं, बाकी आउटफिट्स हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगी। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा वातावरण में मीटिंग हुई है और अच्छे वातावरण में जो फैसले भी हुए हैं और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जो बात है उसमें बिल्कुल समीर, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की गई है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। खासतौर पर जम्मू क्षेत्र की अगर हम बात करें, बीजेपी जो है पूरी तरह से फोकस करती नजर आ रही है। साथ ही साथ आरएसएस के साथ किस तरह से समन्वय के साथ आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों का यहां मीटिंग में इस पर चर्चा की गई है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। और अब एक और अहम खबर, लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कह रही हैं। दिल्ली पहुंची प्रतिभा सिंह ने सुक्खू सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। प्रतिभा सिंह ने सरकार और संगठन में तालमेल नहीं बैठने की बात कह डाली। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय मिलजुल कर काम किया था, कार्यकर्ताओं को किनारे करना सही नहीं है। बस फिर क्या था, इसी के बाद से ये गहमागहमी शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी मौजूद हैं, जो कि मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। जिस तरीके से आपने अभी हाल में ही संसद भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करी और पार्टी से जुड़ी तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। मैम, मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में बात है कि आप साइडलाइन महसूस कर रही हैं। एकजुटता पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है और समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का। ऐसे में इस तरीके से कैसे समन्वय बनेगा? देखिए, जब हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी हमने सबने मिलजुल के काम किया था। पार्टी के संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई है। जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स है, ओहदेदार है, उन सभी को आदेश दिए गए और उनको कहा गया कि आप सब लोग फील्ड में जाके काम करो, और उन्होंने काम किया। अब हमको लगता है कि अब सरकार बन गई है। अब सरकार में कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, संगठन में भी उनकी आवश्यकता है, संगठन में भी उनको स्थान दिया जाए। तो वो कुछ बातें थी जिसके अभी 2024 में दोबारा चुनाव होने, और ये बहुत अहम चुनाव है। हम चाहते हैं कि हम चारों की चारों
सीटें जीतकर केंद्र मतलब हिमाचल ये अपने कांग्रेस हाईकमांड को दें, ताकि हम आने वाले वक्त में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। उसके लिए कुछ कमियां हमारे को जो नजर आ रही थी, उसके बारे में हमने खड़गे जी से भी बात की है और उनको भी कहा है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में और संगठन में ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा, और हम चाहते हैं कि कुछ संगठन के अच्छे जो पद है वो हमारे पार्टी वर्कर्स को दिए जाए, ताकि संगठन भी मजबूत हो और हमारा जो हमने फील्ड में काम करना है उसके लिए भी वो फील्ड के वर्कर्स को आदेश दे। तभी हम इस संगठन को मजबूत करने से ही अगले चुनाव का सामना कर पाएंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। स्थगित हो गया। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह शिमला से। रणवीर, प्रतिभा सिंह के बयान से कहीं ना कहीं हिमाचल कांग्रेस में हलचल जरूर मच गई है। हालांकि हमने ये भी देखा कि उनके इस बयान पर सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। क्या कुछ है आपके पास इस वक्त रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं अगर वहां पर आई हैं तो? जी हाँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री से जो है कुछ एक सवाल यहाँ पर मीडिया ने लिए थे। कुछ एक सवाल आपदा को लेकर थे, नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर थे, जो शिमला में विस्फोट हुआ उसको लेकर सवाल था कि एनएसजी की टीम जो है यहाँ पर लगातार काम कर रही है। लेकिन जैसे ही प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर कोई सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उस वक्त मुख्यमंत्री जो है सीधा अपने कार्यालय की तरफ चले गए। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कोई जवाब इस पर नहीं दिया है। हालांकि सियासत को देखें हम, आप चुनावों के समय से ये देखिए कि वो किस तरह से चुनावों के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, मुख्यमंत्री चुना जाना था, उसके बाद मंत्री परिषद बनना था, सीपीएस बनाए जाने थे और जो निगम बोर्ड हैं उनमें नेताओं की ताजपोशी होनी थी। और अब जिस तरह की स्थिति है, कई बार इन सभी मौकों पर हमने देखा है कि कुछ कुछ टिप्पणियां जो है, कुछ कुछ बयानबाजी जो है होती रही है। एक दूसरे के खिलाफ जो है किस तरह की बातें या तो जेस्चर के माध्यम से दी गई। हालांकि कोशिशें यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से ये की गई है कि सबके सामने ये बताया जाए कि सरकार में, संगठन में सब कुछ ठीक है। लेकिन अब प्रतिभा सिंह ने जिस तरह की ये बात कही है, वो भी ऐसे मौके पर जब 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और शायद हो सकता है कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर हो कि कांगड़ा से सिर्फ एक मंत्री बनाया गया है, 2 सीपीएस बनाए गए हैं, जबकि वहां पर 15 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो कांगड़ा से मंत्री बनाए जाने चाहिए थे या उनके चहेते होने चाहिए थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी। उन्होंने बात की जो अपना जो मंडी संसदीय क्षेत्र है जहां से सांसद है प्रतिभा सिंह, वहां से सिर्फ एक सीपीएस है, हालांकि मंत्री भी हैं, किन्नौर से हैं वो, और उन्होंने बिलासपुर का जिक्र किया। तो ये हो सकता है कि ये बातें जो है एक तरीका होता है कहने का, अपनी बात का, नाराजगी भी दिखाने का, लेकिन अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जब प्रतिभा सिंह गई तो उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कैमरे पर भी आकर कहा कि संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है। तो अपने और ये बताया गया कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है उन्हें जगह मिलनी चाहिए थी सरकार में। ये जगह मिलने का ये मतलब है कि पैरवी वो इस बात की कर रहे हैं कि शायद मंत्री बनाया जाए या निगम बोर्डों में जो नेताओं की जो ताजपोशी है वो होनी चाहिए। तो ये बात तो रही प्रतिभा सिंह की। लेकिन मुख्यमंत्री की कार्यशैली को अगर हम देखें, मुख्यमंत्री जो है किसी भी तरह से के विवाद में पड़ते नजर नहीं आते। वो कहते हैं, हालांकि वो विपक्ष को लेकर भी इस समय भी ज्यादा वो हमलावर नहीं है, वो सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सीधे तौर पर जो है इसको हम देख सकते हैं कि एक तरह
प्रतिभा सिंह की तरफ से एक ये ऐलान सीधे तौर पर किया गया कि क्योंकि संगठन की मुखिया वो है, सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो दोनों, जो प्रतिभा सिंह का बयान तो यही कह रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो इस पद को भरने को लेकर है या कोई और महत्वाकांक्षाएं हैं, निगम बोर्डों में ताजपोशी का मसला है या फिर कामों को लेकर सरकार के भीतर कोई और नियुक्तियां होती या उसको लेकर है। लेकिन इतना तो जरूर है, जब सत्ता नहीं होती है तो वो बात कुछ और अलग होती है। जब सत्ता आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजें बहुत सारी होती हैं। रणवीर, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, बिल्कुल सही यहाँ पर आपने आकलन किया है। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते रहे हैं कि प्रतिभा सिंह जो है वो कई इलाकों का दौरा करती रही हैं, लगातार वो लोगों से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट रही हैं, खासतौर पर अगर कार्यकर्ताओं की यहां पर बात की जाए, मुख्तलिफ इलाकों का लगातार उनका दौरा रहा है और 2024 की बात भी वो लगातार करती रही हैं। अब ऐसे समय में जब कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है 2024 का अपना लक्ष्य बनाना, इस तरह के बयानात सामने आना, कहीं ना कहीं अब जरूरत महसूस हो रही है कि पार्टी में अंदरूनी खाने पर बैठकर बातचीत की जाए, जो मतभेद हैं उनको भुलाया जाए और ये जो बात कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है उसको भी सामने लाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि जहां पर टकराव देखा गया है, सीधे तौर पर नहीं तो परोक्ष रूप से देखा गया, लेकिन बातचीत के जरिए जो है सारे मसले सुलझा दिए गए हैं। लेकिन ऐसे समय में जब हिमाचल में आपकी सरकार है, आप खुद एक सांसद जीत कर आई हैं, जी। आपके पुत्र जो है कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आपके खेमे के बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, सीपीएस भी हैं, तो इसके अलावा क्या और चीजें हैं, वो क्या बैठकर ये बयान ये दर्शाता है कि शायद क्या कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातें जो है मीडिया में कहने से पहले क्या आपस में ये बातें डिस्कस हुई होंगी या नहीं, जी। इस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सियासी तौर पर यह बहुत बड़ा बयान है। विपक्ष के पास एक और जो है यहाँ पर जो है एक हथियार विपक्ष को मिल चुका है कि जिस तरह से पहले देखा कि आपने ये बात कही कि विपक्ष को एक और मौका मिल रहा है, एक ऐसे समय में जब हिमाचल पहले ही बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के सियासी बयानात क्या मायने रखते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है, लगातार उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। और अब कश्मीर से एक बेहद अच्छी खबर। कश्मीर में सिनेमा इन दिनों नए आयाम छू रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। बंद, हड़ताल की कॉल्स, पत्थरबाजी और गैर यकीनी सूरत हाल की साक्षी रही घाटी इन दिनों संगीतमय है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में घाटी में लोगों को अपनी जानिब खींच रही हैं। कश्मीरी लोगों की फिल्मों को लेकर दीवानगी इस कदर बढ़ी है कि थिएटर इन दिनों पिछले 32 सालों में पहली बार हाउसफुल जा रहे हैं। वहीं अक्टूबर में अपनी तरह का पहला फिल्म फेस्टिवल भी कश्मीर में मुनक्किद किया जा रहा है। जी हां, कश्मीर पहले वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की 65 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 60 से अधिक फिल्म प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सरोज कफील। सरोज, बेहद अच्छी ये खबर है और जिस तरह से लगातार हम इस पर पहले भी बात करते रहे हैं कि चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर हॉलीवुड की बात करें, कश्मीर का ताल्लुक हमेशा से रहा है। कैमरे ने जितनी खूबसूरती से पेश किया है कश्मीर को, शायद कोई और नहीं कर पाया है। और अब इस तरह का फिल्म फेस्टिवल होना बेहद खुशाइंद तस्वीर पूरी दुनिया में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सही कह रहे हैं आप। देखिए, सिनेमाटोग्राफर्स पैराडाइज माना जाता है कश्मीर को। जब हम फिल्म्स की बात करें, जब भी बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर्स से भी बात करें आप, तो उनका भी यही कहना होता है कि जिस तरफ आप कैमरा घुमा लें कश्मीर में आपका फ्रेम बन जाता है।
तो जब आपने बात की अभी यहाँ पे एक अपनी नवियत का एक पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आएगा, वर्ल्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा वो, उसमें जैसा अभी आप कह रहे थे कि 65 से ज्यादा इंटरनेशनल फिल्म्स होंगी उसमें, और उसके साथ खाली ये फिल्में यहाँ पे नहीं आएंगी, इसके साथ मजीद 60 डेलीगेशंस जो हैं, 60 लोग जो हैं वो अपनी फिल्म्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग मुल्कों से होंगे वो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हाल ही में जब यहाँ पे G20 भी हुआ था ना, हम अपने नाजरीन को याद दिलाना चाहेंगे कि तब भी जो मेन फोकस रहा था टूरिज्म को छोड़ के उस टाइम पे फिल्म प्रमोशन पे काफी ज्यादा, या फिल्म टूरिज्म कह लीजिए आप, उस पर भी काफी ज्यादा फोकस रहा था। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे करीबन 150 से ज्यादा फिल्में हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज है या OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए यहाँ पे इस वक्त शूट्स हो रहे हैं, सीरियल्स के लिए शूट हो रहे हैं, रीजनल फिल्म्स यहाँ शूट हो रही है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की फिल्म्स जो है काफी ज्यादा शूट हो रही है यहाँ पे। हाल ही में आपने देखा होगा यहाँ पे कियारा आडवाणी आई थी और उनकी भी एक फिल्म का सॉन्ग यहाँ पे शूट हुआ था, और उसको छोड़ के आपने देखा होगा कि राजकुमार हिरानी की जो जंग की आने वाली फिल्म है शाहरुख खान की, उसका भी सोनमर्ग में देखा था आपने शूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे हो क्या रहा है कि आप देखेंगे जो यहाँ के लोकल्स भी हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स है, लाइन प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखोगे जो नई फिल्म पॉलिसी भी आई थी 2021-2022 की, उसमें ये रूल भी रखा गया है कि जितनी भी ये फिल्म्स यहाँ पे शूट होंगी उसमें मैंडेटरी है कि जो आपका प्राइमरी कास्ट है वो आप जहां से भी लाए वहां से लाएं, लेकिन जो आपका सेकेंडरी कास्ट होता है, हम आम लोगों को ऐसा समझाना चाहेंगे जैसे फादर का रोल हुआ, ब्रदर का रोल हुआ, सिस्टर का रोल हुआ, वो जो कास्ट है, वो जो रोल है, वो पर्टिकुलरली आपको कास्ट करना पड़ेगा श्रीनगर से ही। और उसके मजीद आपको कहूँ कि काफी ज्यादा इकोनॉमिकली भी बात करें तो इकोनॉमिकली भी हमने इसके पहले भी बात की है कि काफी ज्यादा वायबल रहता है फिल्म मेकर्स के लिए। और इस पर अब हमें वहां के जो मकामी लोग हैं उनके रद्द-ए-अमल का, उनके रिएक्शंस का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी देने के लिए। और अब एक अहम खबर आपको दे दें, J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाएगी केंद्र सरकार। विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व की जाएगी। जी हां, एक महिला सहित, बेहद अहम कि एक महिला सहित 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। POK विस्थापितों के लिए रखी गई एक विधानसभा सीट LG करेंगे मनोनीत। तो बेहद अहम खबर ये, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। एक महिला सहित 2 सीटें रखी गई हैं। रिजर्व POK विस्थापितों के लिए रखी गई एक विधानसभा सीट LG मनोनीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाने पहचाने गेस्ट अमित रैना साहब। अमित सर, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से देखेंगे आप केंद्र सरकार के इस फैसले को। नमस्कार। देखिए, ये जो फैसला है बिल को लेकर रीऑर्गेनाइजेशन और नॉमिनेशन पे 2 सीटें डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स के लिए रखना एक सराहनीय कदम है। ये रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमीशन की भी थी और उसी को मानते हुए इन्होंने इसे आगे बढ़ाया और एक बिल का रूप दिया है। कि हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय ये थी कि एक जो डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी करार दिया जाए और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज करार दिया जाए और उनसे इलेक्शन के द्वारा उनके नुमाइंदों को चुना जाए। मगर ये कदम भी एक बड़ा सराहनीय कदम है, एक बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना चाहती है माइनॉरिटीज को जम्मू एंड कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को और जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरीज हैं उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देके पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और पार्ट ऑफ स्टेट सिस्टम में लाना चाहती है। तो एक सराहनीय कदम जरूर है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, विमेन एम्पावरमेंट का भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है, एक महिला के लिए भी खास तौर पर यहाँ पर बात की गई है, इसको किस तरह से देखेंगे आप? क्योंकि पहले ही हम देखते हैं कि जो हमारी ये विस्थापित महिलाएं हैं कहीं ना कहीं एक लंबा मुश्किल सफर इन्होंने झेला है। देखिए, एक 50% ऑफ द पॉपुलेशन है महिला शक्ति और जितना इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पोस्ट माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट में घर को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए और सोसाइटी घर को बनाए रखने में, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट से ही स्टेट एम्पावरमेंट आती है और एक सशक्त नारी ही एक स्टेट को एम्पावर कर सकती है और एक सोसाइटी को एम्पावर कर सकती है। तो बिल्कुल सराहनीय कदम है और इस मामले में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे
आज देश में कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा है कि विमेन रिजर्वेशन करी जाए इलेक्टोरल सिस्टम में, वहां पे आप खुद ही रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो एक बिल्कुल वेलकम स्टेप है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच दिखाता सरकार की भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। आपने जो यहाँ पर रिएक्शंस अपने हमारे दर्शकों के सामने रखे, तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे जाने माने खास मेहमान अमित रैना साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सरकार का जो ये कदम है बेहद सराहनीय कदम है और इस पर जो अब रिएक्शंस है वो भी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। तो महासंग्राम 2024 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।